हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार, आज मैं एक ऐसे मिथ के बारे में बात करूँगा, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट करती है। यस, जनरल टेस्ट को लेकर बच्चों की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता कि आप जो है थोड़ी सी रिसर्च करते नहीं हो और आपके किसी गार्जियन ने, आपके किसी भैया ने, आपके किसी कोचिंग वाले टीचर ने आपको ये बता दिया है कि आपको जनरल टेस्ट जो है वो देना मैंडेटरी है। तो यार, क्या मांजरा है पूरा CUET जनरल टेस्ट का? इसके अंदर इसका सिलेबस क्या है? आपको कैसे चेक करना है कि क्या आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना? मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है और वो जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोचिंग वाले भैया ने कह दिया। और कोचिंग वाले भैया ने क्यों कह दिया? क्योंकि उन्हें वहाँ से फीस मिल रही है। तो मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जनरल टेस्ट कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, और अगर इसकी तैयारी करनी भी है तो कैसे आपको इसकी तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले, अगर मैं जनरल टेस्ट के सिलेबस की आप लोगों से बात करूं, तो मेरे भाई, जनरल टेस्ट के अंदर आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। और वो 3 मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है भाई? क्लास 10th तक की आपकी जो मैथ्स आती है, इसके अंदर आपके चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर सिस्टम, एलसीएम, एसएफ, सर्ट्स एंड एनालिसिस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ठीक है, रेशियो, प्रपोर्शन। आप यहाँ पे दे सकते हो कि मैं आपको साथ के साथ ना एक टाइम टेबल भी दे रहा हूँ। अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये टाइम टेबल का एक्सेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपको ये पढ़ना कैसे है यार? देखो, मैंने यहाँ पे आपको नवंबर का एक मंथ दिया हुआ है कि जनाब नवंबर के मंथ के अंदर आपको इतना इतना पार्ट करना है। अब सबसे पहले आप देख लो कि आप नंबर सिस्टम जो है वो करते हुए चलोगे। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि भाई मुझे नंबर सिस्टम जो है नवंबर के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे सिंपलीफिकेशन अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एसएफ मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो कंप्लीट करना है। अब हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो नंबर सिस्टम आपका 10 से 15 दिन खा जाए, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी ऐसे टीचर के अंडर में पढ़ाई कर रहे हो जिन्होंने 3 या 4 लेक्चर के अंदर आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कराया होगा। बाकी आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करा दें बिल्कुल कायदे से। आप आगे जरा एक बार मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे नवंबर हो गए, उसके बाद आप दिसंबर देखो। दिसंबर के अंदर मैंने आपको सर्ट्स एंड एनालिसिस करने के लिए बोला है, एवरेज एंड एलिगेशन करने के लिए बोला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन करने के लिए बोला है, फिर मिक्सचर एलिगेशन करने के लिए बोला है। देन उसके बाद मैंने इंटरेस्ट आपको करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद मैंने वर्क पाइप एंड सिस्टम करने के लिए बोला है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोला है। देन उसके बाद आप अपना आ जाओगे जनवरी में। जनवरी में आते आते आप ये फील करोगे कि दिसंबर तक हमने अपना अरिथमेटिक वाला पोर्शन जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक बात बहुत कायदे से इसके अंदर समझाना चाहूँगा मेरे भाई। ये जो आपका जनरल टेस्ट है, जो आपका जनरल टेस्ट है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, ये जो आपका जनरल टेस्ट है इसके अंदर मेजर मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात की है क्वांट की। अब ये क्वांट जो है मेरे भाई, ये क्लास 10 तक का आपका मैथ्स है, मैंने आपको बताया। इसके अंदर भी आपके 3 मॉड्यूल्स है। सबसे पहला है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है आपका अरिथमेटिक। ये आपका अरिथमेटिक हो गया। और तीसरा सेक्शन आता है आपका ज्योमेट्री का। ठीक है, अब यहां पे ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के अंदर भी आपके 2 से 3 चैप्टर्स जो है वो निकल के आते हैं। पहले तो नंबर सिस्टम खुद हो गया, दूसरा हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तीसरा हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, मैं इसको नंबर सिस्टम की श्रेणी में ही डालता हूं। ठीक है, चौथा हो गया आपका सर्ट्स एंड एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद आपका जो एपीजीपी वाला चैप्टर होता है वो भी मैं इसी के अंदर डालता हूं, जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आपके अरिथमेटिक वाले पोर्शन की बात करता हूं मेरे भाई, तो अरिथमेटिक वाले पोर्शन के अंदर आपका आता है परसेंटेज। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, एवरेज एंड एलिगेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है इसके अंदर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सारे चैप्टर्स आपके इसके अंदर आते हैं। अब अगर मैं उसके अंदर ज्योमेट्री की बात करूं तो आपकी प्रॉपर सारी जो शेप्स हो गई, ठीक है, ये शेप्स आपकी आती है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है आपका मेंसुरेशन भी डालता हूं। ठीक है,
मेंसुरेशन भी इसके अंदर मैं आप लोगों का डाल देता हूँ। देन उसके बाद एक मॉड्यूल आपका और बचता है, दैट इज़ आपका ट्रिग्नोमेट्री वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी अलग है। हालांकि आपको बहुत लोग बोलेंगे, पहले भी बहुत लोगों ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री मत करो, ट्रिग्नोमेट्री मत करो, बट ट्रिगो के क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर देखने को मिले हैं। तो ये तो पूरी बात आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो गई। इस तरीके से चीज़ें जो है आपकी मॉड्यूल के अंदर बटी हुई है। अब अगर मैं वेटेज वाइज भी देखूंगा ना इनको, तो मेरे भाई ये जो दो चीज़ें हैं इनकी वेटेज मैक्सिमम होती है, और इसके अंदर से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो है वो लास्ट ईयर पूछे गए थे आप लोगों से, ठीक है। तो यस, इस तरीके से जो आपको अपना क्वांट माइंड के अंदर रखना है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की तरफ लेके चलूँ, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, लॉजिकल रीजनिंग का भी टाइम टेबल मैंने इसी के साथ दिया हुआ है आप लोगों को। आपको मैं ज़रा ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो, इसके साथ मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग दे दिया है। आपको देखना एनालॉजी आपको करनी है, इसके अंदर सीरीज आपको करनी है। सीरीज तीनों तरीके की कर लेना, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिक्स सीरीज, तीनों करना। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन करना, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करना, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर करना। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आपको करना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपको करना है, क्लासिफिकेशन करना है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करना है, रैंकिंग आपको करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स कोडिंग, एक टाइम को आप चाहो मैट्रिक्स कोडिंग आप लीव कर सकते हो, ठीक है, बट एक ये होता है कि थोड़ी सी ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है मैट्रिक्स कोडिंग करके, ठीक है। ब्लड रिलेशंस आपको करने हैं। देन उसके बाद और नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ आप, लॉजिकल आपको वेन डायग्राम्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम आपका। डेटा सफिशिएंसी करनी है, डीआई का सेट आपको करना ही करना है। डीआई आप जब करोगे तो आपका जितना भी अरिथमेटिक आप क्वांट के अंदर सीखोगे ना, वो सारा आप यहाँ पे यूज़ करोगे डीआई के अंदर। देन उसके बाद क्यूब्स एंड डाइसेस आपको करना है, एम्बेडेड फिगर्स आपको करना है, पजल्स आपको करना है। पजल्स एक टाइम का आप लीव भी कर सकते हो, और आप ये देखोगे कि आपकी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, वो जनवरी तक हम अपनी रीजनिंग खत्म कर देंगे। उसके बाद बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की। देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत कायदे से समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ये जो मिथ है ना, आज मैं सारी चीज़ें, ये सारे मिथ जो आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। यार देखो, क्वांट की मैंने आपसे बात कर ली, लॉजिकल रीजनिंग की मैंने आपसे बात कर ली, मैंने आपको टॉपिक 6 के अंदर मेजर बता दिए। अब उसके अंदर मेजर बात जो फंसती है वो फंसती है हमारी जीके की, ठीक है। यार देखो, जीके के अंदर ना आप इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करके रखो। एक होता है आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका करंट अफेयर्स। यहाँ पे बच्चे करते क्या है, क्योंकि देखो नो डाउट जीके जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़ने में, वो कहानियाँ सुनने में हमें बड़ा मज़ा आता है। बट आप ये थोड़ा सा रेशियो देखो मेरे भाई, कि अगर आप जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, इसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन है, आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो उन 60 क्वेश्चंस के अंदर से आपका कुछ हिस्सा जो है, आपका कुछ हिस्सा क्वांट के क्वेश्चंस भी आने हैं, आपके लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, और जीके के अंदर आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी आता है और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी आता है। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को भूल कर मैक्सिमम एनर्जी अपनी यहां लगाने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, बट आप ये देखो कि भाई क्वांट और एलआर एक ऐसा मेरा सब्जेक्ट है, एक ऐसे मेरे सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं बिल्कुल 100% तक मार्क्स भी स्कोर कर सकता हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप वो जो 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो वो क्वांट और एलआर के अटेम्प्ट कर लो, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आपको जीके को देखने की जरूरत ना पड़े। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, देखो यार, करंट अफेयर सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये सब्जेक्ट, ठीक है। आप कितना ही पढ़ते जाओ, आपको उतना इंटरेस्ट इसके अंदर आता रहेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई, पिछले साल के भी बच्चे उठा रहे, उससे पिछले साल के भी बच्चे करंट अफेयर्स उठा रहे, मत घुसो इतना। करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो या तो मंथली करंट अफेयर्स देखो या अपनी वीकली करंट अफेयर्स देखो, इससे ऊपर आप मत जाओ। अब यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपको कितने मंथ की करनी होगी भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट 6 महीने की। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि भाई सितंबर 2023 से अपनी करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो, इसके ऊपर मत भागो, इससे आगे मत जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं आनी है, ठीक है। और रही बात इसके, अगर मैं टाइम टेबल की देखूं तो टाइम टेबल भी मैंने इसके अंदर जो है आपका अरेंज कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है ज्योग्राफी कंप्लीट करने के लिए बोला है, क्योंकि ज्योग्राफी से जो है वो क्वेश्चंस आपके बने हुए थे। देन उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स तो आप प्रॉपर करते ही रहोगे, या फिर मंथली करंट अफेयर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है, बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करने, टॉप अवार्ड्स कंप्लीट करने, ठीक है। देन उसके बाद आगे आ जाओ, ये करंट अफेयर्स आपके चलते रहेंगे आगे, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स ही मेजर आपके डाले हुए हैं, और बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पे आपको जो है वो खास ख्याल रखना है। अब बात आती है, मैं उन बच्चों की ज़रा बात कर लेता हूँ जनाब, कि आप जो है फालतू में ही, आपको पता भी नहीं है कि आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना,
क्योंकि आपके टीचर ने आपको कह दिया है, आपके भैया ने आपको कह दिया है, तो आप जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो और भैया को तो पैसा मिल ही रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको पता है करना क्या है। एक काम कर लेना आज की डेट में, आज की डेट में बस एक काम कर लेना, जो भी कॉलेज, ध्यान से सुनना, जो भी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन आप फाइनल करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट बना लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है। ये मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है वो बीएमएस करना है। ठीक है, और भी 2 3 5 कोर्सेज आपके हो सकते हैं। हो सकता है आप कह दो कि भाई मुझे बीएचयू से जो है कोई और कोर्स करना है। ठीक है, आपकी अपनी लिस्ट हो सकती है वो। अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे आप आ जाना ज़रा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ज़रा आप यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन के अंदर आओगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रा नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखना है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को खोल लेता हूँ। भाई कहाँ है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये रही हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं एक बार इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने खोला। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाओगे ना, तो हर कोर्स के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। आप इसको देखो, इस बात को समझो। यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप बीएससी ऑनर्स करने का प्लान कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो मेरे भाई कि यहाँ पे कहीं पे भी जनरल टेस्ट नहीं दिया हुआ कि आपको जनरल टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आप क्यों जनरल टेस्ट प्रिपेयर करोगे बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के? आपको इसके लिए प्रिपेयर करना ही नहीं है। सिमिलरली मैंने क्या बोला था, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो मैं एक बार ज़रा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा नीचे होगा, और मैं ज़रा बीकॉम ऑनर्स की तरफ चलता हूँ। बीकॉम ऑनर्स की तरफ चलते हैं भाई, नीचे चलते हैं। बैचलर्स बीटेक आ गया, बीए ऑनर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको 2 3 चीज़ें और दी हुई है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। ये भी मैं आपको अभी बहुत कायदे से जो है तसल्ली से समझाऊंगा। अभी रुक जाओ 1 मिनट। अब यहाँ पे भी आपको जनरल टेस्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी आपको जनरल टेस्ट नहीं दिया हुआ। सेक्शन 2 ये देखो यहाँ पे सेक्शन 3 दिया हुआ है। देखो इन्होंने बोला क्या है, अब इस बात को ना थोड़ा ध्यान से समझना यार। 1 सेकंड में ज़रा पेन ऑप्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखो, अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना चाह रहे हो तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश देना पड़ेगा। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये क्या मांजरा है, इस बात को समझो यार। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा ऊपर। यहाँ पे मैं फिर से cuet.summer.ac.in पर आते हैं। ठीक है, ये मैंने खोला और यहाँ पे ये पहली लिंक मैंने खोली। ठीक है, मैं सारा आपको ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक बार जनाब आप यहाँ पे आ जाना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल लेते हैं हम ज़रा इससे। ये चीज़ें जो है ना आपको समझ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दोगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे चलना पड़ेगा मुझे, थोड़ा नीचे चलते हैं हम। पेज नंबर 50 के आसपास चलते हैं। पेज नंबर 50 की तरफ आ जाना भाई। पेज नंबर 50, 67, पेज नंबर 50। अच्छा, ये इसमें अलग से खुल रहा है क्या? ये देखो भाई, आप ज़रा इसको देखो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखो भाई, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, सेक्शन 1A सेक्शन 1B। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, ये जो सेक्शन 1A है ये एक्चुअल में क्या है? ये सेक्शन 1A जो है मेरे भाई, ये आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। अब यहाँ पे इसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज देनी जरूरी है। अब आप जर्नलिज्म अगर करने का प्लान कर रहे थे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ऑप्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये दे रखी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1B से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, हम सेक्शन 1B से भाई कुछ भी नहीं लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, उन्होंने क्या बोला है, अब ये देखो सेक्शन 2 जो है आपके 27 डोमेन दे रखे हैं, उसमें से कोई 2 आपको ऑप्ट करने हैं। अब वो 2 ऑप्ट जो आपको करने हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आप ऑप्ट कर दोगे। आपको जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे, जो सब्जेक्ट्स आप क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे,
वही आपको ऑप्ट करने हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो मैं कॉमर्स का बच्चा, मुझे जर्नलिज्म करनी है, तो लैंग्वेज के लिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश तो ऑप्ट कर लिया क्योंकि वो मैंडेटरी है। अब उसके बाद में कोई दो सब्जेक्ट्स जो है वो अपने सेक्शन 2 मतलब कि अपने डोमेन के अंदर सब्जेक्ट ऑप्ट करूंगा, तो मैं मान सकता हूँ कि मैंने अकाउंटेंसी कर लिया और इकोनॉमिक्स कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है आगे जनरल टेस्ट मुझे दिया हुआ था कि मैं आगे जनरल टेस्ट ऑप्ट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे जनरल टेस्ट वो देना ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपके कोर्सेज हैं आप उसके अंदर जो है आप अपने कोर्सेज के अंदर पहले एलिजिबिलिटी देखो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको बहुत कायदे से जो है वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे जो कि आपको प्रिपेयर करने ही नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक बार वापस से पीछे चलते हैं, ज़रा वापस से ज़रा एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, यस, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे थे। और इस तरीके से आप ज़रा नीचे आके बीकॉम ऑनर्स भी जो है वो खोल के देखिए, बीकॉम ऑनर्स कर खोल के देखिए, बीए, ये सारे कोर्सेज बीए के, हर कोर्सेज का यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डिटेल दी हुई है। ये देखिए भाई, बीकॉम ये आ गया और बीकॉम ऑनर्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनाब आपको क्या क्या ऑप्ट करना है। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब क्या हो गया, जो हमारा लैंग्वेज वाला सेक्शन था। अब उस लैंग्वेज वाले सेक्शन में से मैं कुछ भी ऑप्ट कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकता हूँ, मैं हिंदी भी ऑप्ट कर सकता हूँ। क्या मैं दो ऑप्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हो, बट क्यों लोड ले रहे हो? जब इंग्लिश लैंग्वेज से, अब मान लो मुझे बीकॉम ऑनर्स और जर्नलिज्म करना है, तो मैं क्यों अलग अलग लैंग्वेज दूंगा? मेरा एक तीर से दो निशाने चल जाएंगे ना। मैं इंग्लिश जो मैं दूंगा वो मेरा जर्नलिज्म में भी काउंट हो जाएगा और यहाँ भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने एक एलिजिबिलिटी दी हुई है कि या तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, या तो आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए, या तो आपके पास बुक कीपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मेरा साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, जो मेरा साइंस स्ट्रीम का बच्चा है जिसके पास क्लास 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जनाब? फिजिक्स होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, बायोलॉजी होता है और मैथ्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी होता है बच्चे के पास। अगर मान लो उस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है, जो मेरा साइंस वाला बच्चा उसके पास मैथ्स नहीं है, तो वो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स कर ही नहीं सकता। मेरा साइंस वाला सिर्फ वही बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर सकता है जिसके पास यहाँ पे मैथ्स होगा, क्योंकि उन्होंने एक एलिजिबिलिटी दी हुई है। अब उन्होंने बोला एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। अब देखो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो मैंने ले लिया, मान लो मैंने इसमें से अकाउंटेंसी जो है फाइनल कर लिया, उसके बाद मुझे दो और करने हैं, तो मैंने जो है मान लो वो इको ले लिया और फिजिकल एजुकेशन ले लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी मुझे यहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं दिया, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं जनरल टेस्ट क्यों दूंगा मेरे भाई? बात आ रही समझ में? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके एलिजिबिलिटी देख लेनी है। लेकिन आप यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है एक बीकॉम के लिए। अब देखो बीकॉम के लिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दो कॉम्बिनेशन दिए उन्होंने बीकॉम के लिए। बीकॉम के लिए क्या दिया? सबसे पहला कॉम्बिनेशन एनी वन फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, जिसमें से मैंने क्या बोला कि भाई हम जो है वो इंग्लिश ऑप्ट कर लेंगे। एनी वन फ्रॉम लिस्ट ए में से हमने क्या ऑप्ट कर लिया? यहाँ पे इंग्लिश ऑप्ट कर लिया। एनी 2 फ्रॉम लिस्ट B1, अब जो मेरी लिस्ट B1 है उसमें से मैंने कोई दो ऑप्ट कर लिया, मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लिया। उसके बाद एनी 1 फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, उसमें से मैंने अकाउंटेंसी इको ऑप्ट किया था, मैंने फिजिकल एजुकेशन भी ऑप्ट कर लिया, तो भी मैं एलिजिबल हूँ। दूसरा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, एनी वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। आप जो B1 B2 आपकी लिस्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, उठा लिया, और आप जो है जनरल टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपकी दो दो एलिजिबिलिटी है, या तो आप एक लैंग्वेज, ठीक है, और आपके 3 डोमेन, इससे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है? एक लैंग्वेज, ठीक है, आपका जो है एक डोमेन, ठीक है, और उसके बाद आपका जनरल टेस्ट। इसके लिए भी आप बीकॉम के लिए आप एलिजिबल हो। तो हर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग है मेरे भाई, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो की लेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी है, बट इसके अंदर मैंने बिल्कुल सारा निचोड़ आप लोगों को दे दिया है, इसके बाहर आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आपको दिक्कत है, आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट पर आना है, CUET.samarth.ac.in। सिर्फ इसी वेबसाइट पर आना और कहीं किसी की बात मत सुनना।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ ही हम आप तक पहुंचाते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।